नंबर की अर्थव्यवस्था है, 145 नंबर की पर कैपिटा इनकम है। ये सारे मुद्दे आ गए। मैं इन सब मुद्दों से हटा के क्या सभी से प्रश्न है, अपने अपने अनुभव से बात करें, आंकड़ों को, थ्योरीज को, वादों को साइड में रख के रूबरू होकर जरा देखें, ऑब्जर्वेशन से करें, कॉमन सेंस से बात करें। क्या भारत का एक भी गांव ऐसा है जो अपनी जरूरत से कम 10 गुना पैदा नहीं करता? एक गांव है कोई ऐसा भारत में जो अपनी जरूरत से कम 10 गुना पैदा नहीं करता? सारे गांव कर रहे हैं कम से कम 10 गुना अपनी जरूरत से। जो अपनी जरूरत से 10 गुना पैदा करे वो गरीब, वो गरीब। अभी आ रहा हूं यस अभी आ रहा हूं। पहली जरूरत है कि जो पेट भरने लायक जरूरत है वो पैदा कर रहा है, और जिन बाकी चीजों की जरूरत है उसको आपको रोज जरूरत नहीं पड़ती। जो रोज चाहिए पेट भरने के लिए वो कर। एक मिनट, अभी आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं भाई, उस पर भी आ रहा हूं। अभी मैंने आपसे कहा कि कॉमन ऑब्जर्वेशन की बात करी, मैंने पहले निवेदन किया था। ये जो वाद पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, जो हम जैसे लोगों ने पढ़ी और पढ़ाई, उसी की आप पैरामीटर कर रहे हैं, तो मैं भी आपके साथ निवेदन करता हूँ गरीबी अमीरी को समझने के लिए कुछ दृष्टि अपनी भी तो पैदा करनी पड़ेगी ना। अंग्रेजों की ही बोलते रहेंगे। चलिए मैं दूसरा दृष्टिकोण आपके सामने रखता हूँ। ये सिर्फ आत्म अवलोकन के लिए, समझने के लिए। हमें बताया गया कि 1947 को भारत की जनसंख्या लगभग 33 करोड़ थी और हम अपना भी पेट भरने लायक नहीं थे। हमें अपना अन्न अंग्रेजों से बाहर से मांग मंगवाना पड़ रहा था। हमें यह दिखाया गया, हमें यह बताया गया अपनी किताबों से कि 42 में अकाल पड़े बंगाल में और 10 लाख से ज्यादा लोग मरे, भूख से मरे। ये तो हमें बताया गया, पर यह कभी नहीं बताया गया कि उस साल रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ था नील का, गेहूं का, अनाज का पैदावार जो रिकॉर्ड थी। जिस साल भारत में अकाल से, भूख से मरे हुए लोग मर गए 10 लाख, बताया गया उस साल प्रोडक्शन रिकॉर्ड था। इज इट ट्रू? तो यानी वो भूमि की उत्पादन से पड़ा हुआ कमी के कारण पड़ा हुआ अकाल नहीं था। सारा का सारा जो अनाज था वो किसानों से छीन के यूरोप में, जो फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, यूरोप के फौजियों को पेट भरने के लिए यूरोप को भेज दिया गया। इट वॉज इन्फोर्स्ड, इट वॉज नॉट कॉज्ड। अब मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं। 1947 में थोड़े तथ्य रखता हूं गरीबी को समझने के लिए। 1947 में 33 करोड़ जो भारतीय हैं, हाँ 33 करोड़ भारतीय को पेट भरने के लिए हमारे पास अनाज नहीं है, हमें बाहर से मंगाना पड़ रहा है। शास्त्री जी को अल्टीमेटली जय जवान जय किसान का नारा देना पड़ा। फिर हमको हरित क्रांति नाम की बीमारी लेना पड़ी, बीमारी वगैरह वगैरह, वो सारी कहानी हम सबको मालूम है। आज हम 33 नहीं है, आज हम 144 से 50 करोड़ के बीच में है। सही फिगर हमारे पास नहीं। आज हमारे खजाने भंडारों में 2 से 2.5 साल का अनाज सुरक्षित है, राइट। कोविड में 2 साल भारत बंद रहा, व्यापार बंद, इंडस्ट्री बंद, ट्रेड बंद, सब बंद। फिर भी सारा का सारा भारत में कोई भूख से नहीं मरा। ये भारत कैसे जिंदा रहा, कैसे चलता रहा? सारी इंडस्ट्री बंद थी, सारी के सारी जीडीपी के जितने सारे बाकी सेक्टर हैं ना जो आपने अब गिनाए, वो सारे के सारे सेक्टर बंद थे। फिर भी भारत अपने पांव पे खड़ा रहा। वो किसने खड़ा रखा और कैसे खड़ा रखा? अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर हर गांव पिछले 70 साल से रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रहा है
अपनी जरूरत से, खाने पीने की जरूरत से 10 गुना से ज्यादा पैदा कर रहा है, तो वही किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर क्यों है? और 92% जो किसान है वो कर्ज में डूबा हुआ क्यों है? गरीबी यहाँ है। ऑसम। प्रोडक्शन में नहीं है, कैपेसिटी में नहीं है, प्रोडक्टिविटी में नहीं है, परफॉर्मेंस में नहीं है, राइट? गरीबी यहां है कि मैं रिकॉर्ड तौर प्रोडक्शन करके भी कर्ज में डूब रहा हूं, और हमारी इंडस्ट्री, हमारी शेयर मार्केट बूम कर रही है। 2.3 प्रोडक्शन के रेट से बढ़ रही है, राइट? दुनिया की सबसे बड़ी शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रही है। वो क्या प्रोडक्शन कर रही है? वो क्या उत्पादन कर रही है? सट्टा। व्हाट आर दे प्रोड्यूसिंग? सट्टा, जुआ। तो हमें गरीबी समझनी है। गरीबी यहां भी समझनी है कि 2014 में भारत में कुल मुद्रा की जो मात्रा है, जो सर्कुलेशन में, जो प्रिंट में है, वो 12 लाख करोड़ है, और जीडीपी लगभग $2 ट्रिलियन है। 2019 में हमारी जब हमारा नोटबंदी लागू हुई, तो हमारी जो टोटल करेंसी इन सर्कुलेशन है वो 16.5 लाख के करीब हो जाती है। कितने साल में? मात्र 4 साल में। कितने परसेंट इंक्रीमेंट हुई? 30%। मनी सप्लाई भारत में इंक्रीज हो जाती है, तो जीडीपी भी लगभग 30% इंक्रीज हो जानी चाहिए। अगर मैं एक भी नई वस्तु का उत्पादन नहीं करता, सिर्फ पैसे की मात्रा बढ़ा देता हूं, प्राइसेस बढ़ा देता हूं, तो मेरी जीडीपी ऑलरेडी 30%, सिर्फ कोई भी उत्पादन किए बिना 30% बढ़ जाती है। आज भारत में 2012 में 12 लाख करोड़ की करेंसी है, आज भारत में 38 लाख करोड़ की करेंसी है। कितने टाइम बढ़ गई? 3 गुना। तो अगर मैं एक भी वस्तु का उत्पादन ना करता, केवल ये मनी सप्लाई बढ़ जाती, इन्फ्लेशन बढ़ जाता, तो भी मेरी जीडीपी कितनी बढ़ती? 3 गुना बढ़ी आपकी। उस समय 2 थी, आज कितनी है? 4.9। पर एक्चुअली कितनी है होनी चाहिए थी? अगर मैं सिर्फ और कुछ नहीं उत्पादन करता, मनी सप्लाई बढ़ा देता, तो ये 6 ट्रिलियन होनी चाहिए थी, पर नहीं बढ़ी। वो कहां गई? वो 1.5 ट्रिलियन जो बढ़नी चाहिए थी, वो आपके जेब से कम हो गई। किसी भी किसान से पूछ लीजिए, किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, ये सर्विस सेक्टर वालों को छोड़ के बाकी सारे के सारे लोगों की इनकम में 30% का गिरावट आई है। और जो इंप्रूवमेंट हुआ है वो ले दे के 1% आदमियों के आया है, जिनके जेब में 77% वेल्थ जो जनरेट हुई है वो सारी की सारी 1% से कम आदमी में आई है। पर वो 1%, अगर भारत की 1% लगाएं तो कितनी होगी? 1 करोड़ 44 लाख होगी। वो गिन लो, वो मिलेंगे नहीं आपको। वो एक्सेल में 1% बोल दिए जाते हैं, वो लेस देन 1% हो जाती है। मैं गिनती में करूंगा तो वो 100 बाकी हैं जिनकी इनकम बढ़ी है, बाकी सारे के सारे स्ट्रगल में। आपका एक्सटर्नल सेक्टर आजादी से पहले कभी नेगेटिव हुआ नहीं, और आजादी के बाद कभी पॉजिटिव हुआ नहीं। इस समय कंसिस्टेंटली -16% आप ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट से, पर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। फिर आप विकसित भारत करेंगे, फिर आप जहाज खरीदेंगे, फिर आप आतंकवाद का सामना करेंगे। तो मैं कह रहा हूं, जो गरीबी के को समझना है, तो गरीबी को इन सारी समस्याओं के सामने खुल के समझना पड़ेगा। ठीक है? सबसे बड़ी जो गरीबी है वो ये है कि मैं आपसे गरीबी के आंकड़ों के बारे में दृष्टिगोचर कर रहा हूं, थोड़ा गहराई में डूबने की जरूरत है। भारत ने जो 38 लाख करोड़ की करेंसी जो छापी, 12 लाख से 38 के करीब में 24 लाख आ रही, वो 24 लाख की करेंसी छापने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास आधार कहां से आया? उनके पास एसेट कहां से आया? वो एसेट क्या है? किसके आधार पे छापा? डू दे हैव द एसेट? हम गोल्ड स्टैंडर्ड से तो 71 से दुनिया बाहर आ गई, इंडिया तो
गोल्ड स्टैंडर्ड से 34 से बाहर आ गया था। जिस दिन आरबीआई की स्थापना हुई उस दिन से इंडिया में गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है। दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड जिस किसी कंट्री में अगर सबसे पहले खत्म हुआ तो भारत में खत्म हुआ है। 1934 में जब इंडिया में आरबीआई बना तो उस समय भारत गोल्ड स्टैंडर्ड पे था, यानी बैंकों में जितना पैसा छापा गया उतना गोल्ड हमारे पास स्टोर में था। आप डाटा निकाल लीजिए, सबके पास एआई है, गूगल है, अभी बैठ के डाटा गूगल करिए और निकालिए कि 1934 से लेके रिजर्व बैंक के पास रिजर्व गोल्ड कितना है। फिक्स 40 करोड़ का। कब तक चलता है 40 करोड़? 62 तक। उससे वो गोल्ड थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, यानी सरकार के पास कोई गोल्ड नहीं है। वो सारा का सारा जो गोल्ड है वो हम इंक्रीज करके जो भी स्मगलिंग से आता है इंटर बॉर्डर से उसको इकट्ठा करके आरबीआई में छपा जाता है। और गोल्ड कंट्रोल ऑर्डर लाया था जी जी जी, उसका भी तो उससे भी बढ़ा जी, उससे भी बढ़ा, उससे भी बढ़ा। घर से ट्रेजर आए थे, घर से ट्रेजरी आई थी और जनता ने दिया था, जनता ने दिया था, परंतु सरकार के पास गोल्ड नहीं था। पार्ट ऑफ सरकार जी। अब 91 में जब हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई हमारे पास देश में, तो हम सबको पता है कि चंद्रशेखर गवर्नमेंट को गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था। 67 टन गोल्ड हमने गिरवी रखा था। बाद में नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह ने वापस लाए। एक मिनट सर, स्पीकर थे, उनसे कुछ सवाल पूछने के लिए लोग तैयार थे। मैं उनका नहीं है, मैं एक मन में गरीबी के कुछ आयाम है, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन मेरे दिया ख्याल था से गरीबी के बहुत सारे आयाम हैं। योगेश उन जी, आयाम ये के बड़ा बारे में महत्वपूर्ण विषय है, इस पर थोड़ा चर्चा हो जानी चाहिए। एक सेकंड, नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, आई थिंक दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। आप कितने भी महत्वपूर्ण हो, आप नियम नहीं तोड़ सकते, कृपया बैठिए। धन्यवाद। ललित जी, ऐसे नहीं बोलना है किसी वक्ता के बारे में। तीसरे, वो मैं 1 मिनट के लिए, आप ये समझ सकते हैं मुझे वॉशरूम जाने का अधिकार है, और ये हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम के मेरे सब्स्टिट्यूट प्लेयर हैं, तुरंत आए हैं और फुल अथॉरिटी के साथ यहाँ पे सब्जेक्ट को मॉडरेट करें। कृपया बैठ जाइए। धन्यवाद। माता से मैं अनुमति ले चुका हूँ, जो विवेकानंद जी की बहुत बड़ी चिंता है। संजय भाई, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। आप बैठ सकते हैं क्या? थोड़ा सा विस्तार से, कोई नहीं ऐसे ना कहो। तो आप देखिए, या तो विवेकानंद भैया ऐसे देखिए, है। वार्तालाप को मत तो करिए, ठीक चल रहा है, लेट इट गो, लेट इट गो, नहीं, प्लीज दो- प्लीज लेट इट गो, अगर मैंने खोल दिया तो प्लीज लेट इट गो, आई थिंक इट इज 90 अच्छा, तो उन्हें बात कहने का मौका दो। धन्यवाद। नहीं, इन्हें अपनी बात आप रखिए संजीव जी, यू आर ऑन वेरी राइट ट्रैक। गरीबी के बहुत सारे आयाम हैं। एक आयाम मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ, बस मैं इतनी इंतजार कर रहा हूँ। 71 में, क्योंकि गरीबी और अमीरी का है कि देश की करेंसी, ये एक गरीबी और अमीरी का एक बहुत बड़ा आयाम है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देश उत्पादन में गरीब नहीं हो रहा, देश एक्सचेंज में गरीब हो रहा है। किसान उत्पादन में गरीब नहीं है, किसान एक्सचेंज में गरीब है। उस एक्सचेंज की जो नदी है वो कहाँ से बहती है, उसका एक छोटा सा आपको आंकड़ा सामने रख रहा हूँ। हम गोल्ड के बारे में बड़े इमोशनल हैं, मैं उस गोल्ड के मुद्दे को आपके सामने 2 आंकड़े रख के अपनी बात को वाणी को विराम कहता हूँ। हम सबको पता है कि 1991 में हमको गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था, वो वापस लाया गया था। आ गया। उसके बाद आज आपके पास 840 टन गोल्ड है, ऐसी बात कर रहे हैं हम लोग? हाँ, ऐसा बताया जा रहा है। 840 टन है, वो ये कहाँ से है? एक मिनट, ये आया, उसमें से 840 टन में से 50% से लेकर क्लोज टू 60% जो गोल्ड है वो इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट में पड़ा है, वो भारत में नहीं। और जितना भी गोल्ड है वो खरीदा गया है, वो हमारा नहीं है, इस द्वारा हमने दिया है। मैंने सवाल ये पूछा था कि 34 लाख करोड़ की 38 लाख करोड़ की करेंसी आप छाप के बैठे हो, छापी है आपने, इसका आधार क्या है? गोल्ड नहीं है, क्योंकि गोल्ड की वैल्यू 3.5 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं है। और फिर भी गोल्ड की वैल्यू बढ़ाई जा रही है, गोल्ड की मात्रा नहीं, वैल्यू बढ़ाई जा रही है। आपके जीते जी गोल्ड की जो कीमत है वो कहाँ पहुंची है पिछले 10 साल में? 3 गुना। और पिछले 1 साल में कितनी पहुंची है? 25% ऊपर बढ़ी है। और मैं आपके सामने एक प्रेडिक्शन कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा, अगले 6 महीने में ये 1.5 लाख से ऊपर जाएगी।
और ये ग्लोबल डिजाइन है, ये इंडियन डिजाइन नहीं है, गरीबी है बढ़वानी। और लास्ट में बात ये कह रहा हूं, भारत की 38 लाख करोड़ करेंसी गोल्ड के आधार पे नहीं है, वो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज का जो स्टॉक है उसके आधार पे है। इंडिया इज नॉट ऑन ए गोल्ड स्टैंडर्ड, इंडिया इज ऑन ए डॉलर स्टैंडर्ड। और जिस दिन डॉलर गिरा उस दिन हमारी सारी की सारी 100% जो करेंसी है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि यू आर प्रिंटिंग योर करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच डॉलर यू आर स्टॉकिंग। और आपके पास 50 लाख करोड़ का डॉलर स्टॉक है। सवाल आपको पूछना चाहिए, वो 50 लाख करोड़ का डॉलर आपके पास आया कहां से, जबकि आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट आजादी के बाद से 16% माइनस में है ईयर आफ्टर ईयर। आप बताएं। ये क्वेश्चन आगे आएगा, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसके बहुत सारे जवाब हैं। मैं आपके सामने गरीबी के कुछ पैमाने रख